जय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू क्लास। आप सभी का स्वागत है कंप्रिहेंशन पार्ट 2 में। जी हाँ, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने बताया था कि डेली आपको कंप्रिहेंशन के क्लास में एक पैसेज, एक क्लोज टेस्ट और 5 पीक्यूआरएस कराए जाएंगे। और एग्जामिनेशन के लेवल को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पीक्यूआरएस थोड़ा सा इजी रख रहे हैं, पैसेज एवरेज रख रहे हैं और क्लोज टेस्ट को शुरू से ही हम एडवांस रख रहे हैं, ताकि जो है मतलब सब चीज़ का बैलेंस अच्छा रहे। और जैसे जैसे ये पीक्यू कंप्रिहेंशन की क्लास बढ़ती जाएगी, लेवल जो है हम टफ करते चले जाएंगे। तो चलो भाई, बकवास इंग्लिश पे आप सभी का स्वागत है। और बकवास इंग्लिश का यही मंत्र है कि यहाँ पे बकवास ज़्यादा नहीं होती है, सिर्फ पढ़ाई की बात करनी है। तो लेट अस स्टार्ट विथ पीक्यू मतलब क्लोज टेस्ट पैसेज पीक्यूआरएस, जिसे आप कंप्रिहेंशन कहते हैं, उसका सेकंड पार्ट। पहले आ गया भाई पीक्यूआरएस है क्वेश्चन नंबर 1, मतलब सेंटेंस 1, और अंतिम सेंटेंस जो होगा छठा नंबर वो फिक्स्ड है। बीच के पीक्यूआरएस को आपको अरेंज कर देना है। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस अरेंजमेंट है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल, अपॉलिंगली फुल, एंड दे आर टम्बलिंग ओवर ईच अदर। मतलब दुनिया लोगों से भरी हुई है, बहुत गंदे तरीके से भरा हुआ है, और लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ रहे हैं। टम्बल ओवर मतलब गिरना पड़ना, एक दूसरे के ऊपर गिरने को टम्बल ओवर कहते हैं। ठीक है भाई, तो अब इसका एक पीक्यूआरएस का एक शॉर्टकट बता देता हूं। एक रूल कहता है कि अगर कोई भी शब्द जो सेंटेंस में लिखा है और अगर वही शब्द किसी और सेंटेंस में रिपीट होता है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो दोनों सेंटेंस एक दूसरे के पास रहेंगे। फिर से सुनो, अगर कोई वर्ड, कोई शब्द किसी वाक्य में आया और वही शब्द किसी अन्य वाक्य में दिख जाए, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो दोनों सेंटेंस एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। तो देखिए, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल, दुनिया लोगों से भरी हुई है, हमने बात की पीपल की। और देखो, उसी पीपल की बात फिर से हो रही है, मोस्ट ऑफ द पीपल, तो उस पीपल की बात यहाँ पे हो रहा है। तो एस से शुरुआत कर सकते हो। अब देखते हैं, पहला लाइन था कि दुनिया बहुत ही गंदे तरीके से भरा हुआ है और लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ रहे हैं। फिर एस, मोस्ट ऑफ द पीपल वन डजन नो, अधिकतर लोगों को हम नहीं जानते। एंड सम ऑफ देम वन डजंट लाइक, और उनमें से कुछ एक को हम पसंद नहीं करते। देखो फिर से एक आपके लिए हिंट है, एस का अंतिम शब्द है लाइक। फिर से वही रूल, अगर कोई शब्द कहीं पे रिपीट होता है किसी अन्य सेंटेंस में, तो उसके चांसेस हैं कि वो दोनों सेंटेंस एक दूसरे के पास रहेंगे। तो देखो वही लाइक फिर से आपका यहां दिख रहा है। मतलब है कि एस से आपने शुरू किया, एस के ठीक बाद आर दे दिया। हो सकता है वन डजन लाइक द कलर ऑफ देयर स्किन, हमें उनका स्किन, त्वचा के कलर नहीं पसंद, या शेप ऑफ देयर नोज, या उनके नाक का आकार नहीं पसंद, या फिर जैसे वो बोलते या चलते हैं, तो जैसे चलते या बोलते वो हमें नहीं पसंद। ठीक है भाई, एक रूल और बता देता हूं। एक तो रूल ये रहा कि जब वर्ड रिपीट होते हैं तो चांसेस है कि वो एक दूसरे के पास रहेंगे। वर्ड अगर रिपीट हो रहा है तो वो नजदीकी होंगे। दूसरा, जब भी किसी सेंटेंस में ऐसा लिखा हो देयर आर या देयर वर, आर हो वर हो जो भी हो, कोई भी संख्या लिख दो, 2 3 4 5, कोई भी नंबर 2 3 4 5, फिर आ जाए मान लो प्रॉब्लम्स या फिर सॉल्यूशंस या फिर मेथड्स। अगर ऐसा आ गया, मान लो किसी वाक्य में आ गया देर आर 2 सॉल्यूशंस, और अगर किसी और सेंटेंस की शुरुआत ऐसे हो गई 1 इज, फिर किसी और सेंटेंस की शुरुआत ऐसे हो गई अदर इज, तो लॉजिक कहता है कि ये जो सेंटेंस है इसके ठीक बाद ये होगा, इसके ठीक बाद ये होगा। जैसे कि मान लो देयर आर 2 मेथड्स,
वन इज दिस मेथड, अदर इज दैट मेथड। तो दो भाई हैं, एक राम है और दूसरा श्याम है। तो पहले दो भाई आएंगे, फिर एक राम, फिर दूसरा श्याम। तो ये सब तो कनेक्टेड है। तो देखो, उसी के लिए आपके पास हिंट है यहाँ पे। देर आर टू सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशंस हैं, और एक में लिखा है वन इज। तो इतना पता चल रहा है कि P के ठीक बाद Q होगा, S के ठीक बाद R, P के ठीक बाद Q। डी ऑप्शन है। अब आइए अर्थ देख लेते हैं। दुनिया बहुत ही गंदे तरीके से बढ़ा हुआ है और लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ रहे हैं। अधिकतर लोगों को हम नहीं जानते और कुछ एक को हम पसंद नहीं करते। हमें पसंद नहीं आता उनके स्किन का कलर, उनके नाक का शेप, या जिस तरह से वो चलते या बोलते हैं। इस समस्या नापसंद को से उबरने के दो समाधान है। पहला है नाजी सॉल्यूशन। नाजी सॉल्यूशन को हम हिटलर सॉल्यूशन भी कहते हैं। मतलब हिटलर को जो नहीं पसंद था उसे वो मरवा डालता था। जैसे कि हिटलर को ज्यूज नहीं पसंद थे तो उसने लाखों ज्यूज को मरवा डाला। तो वन इज नाजी सॉल्यूशन, इफ यू डोंट लाइक। पहला है नाजी सॉल्यूशन, अगर तुम्हें नहीं पसंद उन्हें मार डालो, खत्म कर डालो। और दूसरा अदर वॉज, और जो दूसरा है वो बहुत ही कम आकर्षक है, वो है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, जो ज्यादा अच्छा है। लोकतंत्र मतलब क्या, भले ही आप मुझे नहीं पसंद, मैं आपको नहीं पसंद, फिर भी इसी सिस्टम में हमें रहना है। तो आपका आंसर हो गया डी। तो बहुत हिंट है, आपको बस वो पता चलना चाहिए, क्लिक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर। Jagdish's mother was out of station and had left a few recipes for Jagdish to cook for himself. Here is one. जगदीश की माता बाहर चली गई थी शहर के, और उन्होंने कुछ खाना बनाने की विधि छोड़ दी थी ताकि जगदीश खुद से बना सके। उसमें एक विधि ये रहा, मतलब खाने की बात है, प्रिपरेशन या मेकिंग की बात है। तो एक रूल कहता है कि जनरली जब आप कोई प्रिपरेशन, खाने पीने के चीज़ों को जब बनाने की बात होती है, तो सामान्यतः, रूल तो नहीं है, बहुत एक फनी बात बताता हूँ। थोड़ा सा लगेगा कि आप क्या सर ये कोई लॉजिक है, लेकिन नहीं, ऐसा मैंने देखा है कि बहुत बार ऐसा हुआ कि जब भी खाने पीने वाला कोई भी PQRS आया है, सेंटेंस अरेंजमेंट आया है, तो जनरली पता नहीं क्यों, अगर 10 बार आया है तो 10 में से 8 या 9 बार उसका आंसर ए हुआ है। अब ये कोई लॉजिक नहीं है, ये पागलपन है, बट हाँ यही है, जो है यही है। क्योंकि खाने पीने की जब बात, तो जैसे SSC में एक बार चाय बनवाने का पूछा हुआ है, एक बार सलाद बनवाया था, इसमें आलू को फ्राई करवा रहा है, आलू की भुजिया बनवा रहा है। तो कभी ऐसे, कभी आपसे सब्जी बनवाएंगे, कभी आपसे चावल पकवाएंगे, कभी हलवा बनाएंगे। तो कोई भी जो बनाने की चीज़ है खाने पीने की, जनरली देखा गया है कि 80% चांस होते हैं, अभी तक जो हुआ है, आगे का नहीं पता, ये कोई रूल भी नहीं है, बट एक बता रहा हूं अपने अनुभव से, उसका आंसर ए हुआ है। तो क्या सर हम ब्लाइंडली ए टिक कर दे? बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ए होता है ज्यादातर, तो क्यों ना पहले ए ऑप्शन को एक बार चेक करके देख लिया जाए। हो गया तो ठीक है, नहीं तो मेहनत तो करना ही है, सेलेक्ट तो करेंगे ही। तो चलो, उसमें से एक विधि ये रहा, क्यों, पहले उसने आलू को काट के धो लिया, उसके छिलके को हटा दिया और उसे छोटे छोटे पीसेस में काट दिया, हो सकता है भाई। फिर उसके बाद उसने कढ़ाई को स्टोव पे चढ़ा दिया और उसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया, ऑयल देखो आ गया, तो QS ठीक ही है। R, जब वह तेल गर्म हो गया, तो देखो ऑयल रिपीट हो रहा है, तो कोई भी चीज जब रिपीट होता है तो चांसेस होते हैं कि दोनों एक दूसरे के पास रहेंगे। तो जब तेल गर्म हो गया तो उसने उस पोटैटो के पीसेस को, आलू के पीस को उसमें डाल दिया और उसे चलाने लगा। स्टिर मतलब जो वो कलछुल या जो होता है ना चलाने वाला, उसे चलाते जो है उसे स्टर कहते हैं। उसे कभी कभी चलाने लगा ताकि वो कढ़ाई में चिपके ना। ठीक है भाई। फिर पी, कुछ देर के बाद उसने नमक और चिली पाउडर मिला दिया, थोड़ा सा जो फ्राई हो गया था पोटैटो, बहुत अच्छा। और अंत में जब वो अच्छे से पक गया
तो उसने कढ़ाई को बंद करके स्टोव से उतार लिया और जितने भी वो पोटैटो को फ्राई किया हुआ था उसे एक स्टील के बर्तन में निकाल लिया। तो ठीक ही तो दिख रहा है। अरे भाई आलू को फ्राई करना है तो पहले आलू को काटो, धो लो, फिर स्टोव पे कढ़ाई को चढ़ा दो और तेल डाल दो। तेल गर्म हो गया थोड़ा सा तो उसमें आलू को डाल दो और चलाते रहो। जब थोड़ा सा पक गया तो उसमें नमक और मिर्चा डाल दो, मिला दो। और फिर जब वो अंततः अच्छे से पक गया तो स्टोव बंद करके कढ़ाई को उतार लो और उसमें के आलू को जो पका हुआ है उसे बर्तन में उड़ेल लो। तो आंसर तो इस बार फिर से लकली ए हो गया। तो अब भाई अब खाना बनाने के लिए आपको इसमें क्या लॉजिक है ये तो आपको पता होना चाहिए कि पहले भाई आलू को काटोगे, धोओगे, फिर कढ़ाई को चढ़ाएंगे स्टोव पे, फिर जाके तेल डालेंगे, 5 फोड़न डालेंगे, फिर उसके बाद गर्म होगा, फिर आलू डालोगे, फिर थोड़ा चलाते रहोगे, फिर थोड़ा देर बाद नमक मिर्च डाल दो, फिर पक गया उतार के फिर पेट में डाल लो। तो ये तो इजी है। नेक्स्ट, देर आर सम प्लेसेस दैट एक्सपीरियंस हेवी रेन थ्रू आउट द ईयर। कुछ जगह हैं जहां पर साल भर बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो देखो सम प्लेसेस, वर्ड आ गया प्लेसेस, और देखो एस में लिखो सच प्लेसेस। प्लेसेस रिपीट हो रहा है तो फिर से वही, अगर कोई शब्द कभी रिपीट होता है तो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के पास रहेंगे। तो कुछ जगह है जहां पे साल भर बारिश होती है। ऐसी जगहों पे लोग अपने आप को भीगे मौसम के अनुसार ढाल लेते हैं। तो एस से शुरू कर सकते हैं। एस से शुरू लकली एक ही में दिख रहा है, बी, फिर भी बैठा के देखते हैं। फिर क्यों, अगर पानी रोड के किनारे जमता है, स्टेगनेट मतलब पानी का जमना, यदि पानी रोड किनारे जमता है तो उससे बहुत तरह के इन्फेक्शियस डिजीज, बहुत तरह की बीमारी फैलती है। ठीक है भाई। फिर पी, इसीलिए लोकल प्रशासन को कदम उठाने चाहिए ताकि वो प्रॉपर नाले का सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम रखे ताकि उस जमे हुए पानी को रोकने से बचाया जा सके या उसे साफ वहां से पानी को हटाया जा सके। देखो स्टेगनेट है और फिर से वही वर्ड आ गया तो फिर से वही हो गया ना। कोई भी शब्द जब रिपीट होता है तो चांसेस होते हैं कि दोनों एक दूसरे के पास रहेंगे। प्लेस प्लेस, स्टेगनेट स्टेगनेंट, रिपीट ही तो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ना वर्ब है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन वर्ड तो उसी से बना हुआ है ना, फॉर्मेशन। तो दिख रहा है कि एस के बाद क्यू, एस के बाद क्यू, फिर पी बैठ रहा है। इसके अलावा कदम उठाने चाहिए ताकि स्प्रे छिड़काव करते रहे डिसइंफेक्टेंट का, और ऐसे कदमों को उठा के बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। तो देख रहे हो, वर्ड रिपीट होने से आज हम 3 में से 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अगर कोई वर्ड रिपीट होता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो दोनों सेंटेंस जो है जिसमें सेम वर्ड दोनों में दिख रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के पास रहेंगे। बहुत हद तक ये चांसेस होती है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट आइए, बर्नार्ड शॉ, जब भी किसी व्यक्ति का नाम दिखे तो हम वो क्या मानते हैं, जनरली उसके जीवनी की बात हो रही है, बायोग्राफी। किसी व्यक्ति के नाम की जब बात होती है तो बायोग्राफी है, और जैसे ही बायोग्राफी हो गया तो हमें पता है कि पहला लाइन तो फिक्स्ड है तो उसे तो करना नहीं कुछ। सेकेंड लाइन की शुरुआत सामान्यतः वर्ब के सेकेंड फॉर्म से होगी, जो लास्ट पार्ट 1 में भी बताया था। हिस्ट्री की बात हो, स्टोरी की बात हो या बायोग्राफी की बात हो, अगला सेंटेंस वो होता है जिसकी शुरुआत सेकेंड फॉर्म से हो। क्यों? क्योंकि ये सभी पास्ट में होते हैं, और अगर किसी वाक्य की शुरुआत पास्ट से है तो सामान्यतः आगे भी वह पास्ट में ही रहता है। तो देख लो बर्नार्ड शॉ है, अब उसमें देखो पास्ट में ये भी है और पास्ट में ये भी है, V2 ये भी है, पास्ट इंडेफिनिट ये भी है, दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट है। बस क्यू में एक्टिव वॉइस है और आर में पैसिव वॉइस है। तो अब देखना है या तो क्यू से होगा या तो आर से होगा। एक और लॉजिक बता देता हूं, जनरली
फाइनली जो जिस सेंटेंस में लिखा होता है वो अंतिम वाक्य होता है, लास्ट सेंटेंस होता है। सामान्यतः अगर फाइनली किसी सेंटेंस में लिख दिया जाए तो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि वो अंतिम वाक्य होगा। तो देखो इसमें फाइनली है, क्यों? क्योंकि फाइनली का प्रयोग हम सामान्यतः अपने स्टेटमेंट को, वक्तव्यों को, बात को खत्म करने के लिए कहते हैं। तो फाइनली का प्रयोग सामान्यतः लास्ट में खत्म करने के लिए होता है, तो सामान्यतः लास्ट सेंटेंस ही होता है। तो हमें इतना पता चल रहा है कि एस अंत में जाना है और शुरुआत हम क्यू या आर से करेंगे। एस अंत में सिर्फ दो ही जगह दिख रहा है, ये दोनों, तो बी और सी तो गया। मजे की बात है कि दोनों में ही शुरुआत किससे है भाई? आर से है, तो पता चल गया कि आर होगा ही। और वैसे भी बर्नार्ड शॉ का जो पहला जो नाटक था उसे 1892 में प्रस्तुत किया गया। उस नाटक को पैक्ड ऑडियंस के सामने प्रस्तुत किया गया। फिर आर के बाद क्यू, इट रिसीव्ड वाइड एक्सेप्टेंस, उस नाटक को लोगों ने स्वीकार किया, पसंद किया। फिर ठीक है भाई, आर के बाद क्यू हो गया, फिर पी, देन केम अ सीरीज ऑफ प्ले, उसके बाद अन्य उसके नाटक आए, और अंत में एस। अंत में 1905 में उन्हें बेस्ट प्ले राइट का अवार्ड मिला, एक नाटक जो उन्होंने लिखा था जिसका नाम था मैन एंड सुपरमैन। डी होगा। एक कॉमन सेंस, पहले धूम पिक्चर हिट होगी या पहले ही उसका धूम 2 बन जाएगा? नहीं ना, पहले धूम पिक्चर आएगी, जब उस पिक्चर को लोग देखेंगे, पसंद करेंगे, हिट होगा, तब तो जाके धूम 2, धूम 3, धूम 4 आएगा। तो पहले लोगों के सामने उसे प्रस्तुत करेंगे पी में, सॉरी आर में पहले लोगों को दिखाया गया, फिर क्यू में लोगों ने पसंद किया, फिर पी में फिर उसका और सीरीज आए, और 1905 में उन्हें मैन एंड सुपरमैन के लिए बेस्ट प्ले राइट का अवार्ड मिला। और क्रिटिक जो उनके आलोचक हैं उन्हें सबसे महान प्ले राइटर बोलते हैं 20वीं शताब्दी की। तो आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट, इंडिया इज मोस्टली द लैंड ऑफ विलेजेस, भारत मुख्यतः गांवों का देश है। तो देखो यहां पे रिपीट क्या हो रहा है? विलेजेस। और यहां पे देखो मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेजेस। तो देखो फिर से वर्ड रिपीट हो रहा है, और जनरली जब कोई शब्द रिपीट होता है तो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ रहेंगे। फिर से आ गया 5 में, तो मुझे लगता है 3 4 तो इस एक रूल से बन गया आपका। तो हो सकता है कि आर से शुरू करें, दिख रहा है आर से, फिर देखो आर के बाद एस दिया है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दीज पीपल। एक और शॉर्टकट बता देता हूं, आप दीज लिखो या दोज लिखो, आप दिस लिखो या दैट लिखो, इसके बाद जो आप नाउन लिखते हैं, इसके बाद जो आप शब्द लिखते हैं, वो शब्द तभी आएगा जब उसकी बात एक बार पहले वाक्य में हो चुकी हो। तो देखो दीज के बाद क्या लिखा है? पीपल। तो ये पीपल तभी आएगा जब पहले एक बार वो वर्ड आ चुका है। आर में देखो पीपल है, और वही पीपल एस में फिर से रिपीट हुआ है, तो इससे ही बना लोगे। These agriculture is the main occupation of these people, RS तो ठीक ही बैठ रहा है। फिर P, इंडिया वॉज वेरी बैकवर्ड बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले भारत बहुत पिछड़ा हुआ था। फिर क्यों, लेकिन आजादी के बाद इंडिया ने बहुत तरक्की की है। एक और तरीका आप बट से बना सकते हो, बट हमेशा ही कॉन्ट्रास्ट बताता है, मतलब है अगर बट के पहले पॉजिटिव है तो बट के बाद नेगेटिव होगा, बट के पहले अगर पॉजिटिव चीज है तो बट के बाद नेगेटिव। दूसरा, अगर बट के पहले नेगेटिव आ गया तो बट के बाद पॉजिटिव होगा। तो देखो बट के बाद यहां क्या है? भारत ने तरक्की की है, मतलब बट के पहले भारत पिछड़ा था, तो उसी के लिए देख लो पिछड़ा में बैकवर्ड है, तो इससे बना लो। कंजंक्शन से भी बना सकते हैं, तो इसलिए आंसर तो आपका बी है। अर्थ देख लो, भारत मुख्यतः गांवों का देश है, अधिकतर लोग गांव में रहते हैं, और कृषि उन लोगों का मुख्य पेशा है।
भारत बहुत ही पिछड़ा था आज़ादी के पहले, लेकिन आज़ादी के बाद भारत ने बहुत तरक्की की है और आज भारत बहुत सारे औद्योगिक सामानों को निर्यात करता है विश्व भर में। बैठ गया आसानी से भी। अब आइए क्लोज टेस्ट पे। क्लोज टेस्ट थोड़ा समय जानबूझ के टफ रख रहा हूं ताकि शुरू से ही आपका लेवल बना रहे, क्योंकि अभी के बच्चे जो हैं वो पिनेकल वाले युग में जी रहे थे और जब से फेज 13 का एग्जाम हुआ है तब से पिनेकल वाले बच्चे थोड़ा सा परेशान है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप ये कंप्रिहेंशन बैच कर लो। डेली एक वीडियो 1 घंटे की डलेगी। उसके बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। चाहे कितना भी एडवांस लेवल वो पूछ लें, इस क्लास के माध्यम से आप कर पाओगे। महीने भर का टाइम है लगभग, तो महीने भर में मैं आपको कम से कम 20 क्लास ये दे दूंगा। उसमें आपको हर वैरायटी के क्लोज टेस्ट, पैसेज, पीक्यूआरएस हो जाएंगे। इसके बाद आपको कोई अलग से कंसेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में कंप्रेहेंशन सेक्शन को 100% करके आओगे, ये मेरा आपसे वादा रहा। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। क्लोज टेस्ट का रूल बताया है, फिल करने से पहले पूरे पैसेज को एक बार पढ़ लेना है। इट इज नॉट दिस दैट वी हैव टू ब्रेक डैश, but with all the dust and dirt of ages that have covered her dash and hidden her inner beauty and significance, the exercises and abortions that dash twisted and petrified dash spirit set in rigid frame and stunted her growth, we have to cut away these exercises and remember afresh the core of that dash and adapt it to our present circumstances. We have to get out of dash ways of thought and living, which for all the good in them have ceased to have significance today. We have to make our own all the achievements of human dash and join it with others in the exciting adventure of man. More exciting today perhaps than in earlier ages. अब हम इसे हिंदी बताते हैं। इट इज नॉट दिस दैट, अब इसका हिंदी देखो। इट इज नॉट दिस दैट, ऐसा नहीं है कि। इट इज नॉट दिस दैट का हिंदी हो गया ऐसा नहीं है कि। हमें अलग हो जाना चाहिए, तो अब हमें अलग हो जाना चाहिए, तो हमें अलग हो जाना चाहिए। अलग, तो अलग होने के लिए क्या आएगा भाई? ब्रेक इन, ब्रेक आउट, ब्रेकअप, ब्रेक विथ। देख लो भाई, ब्रेक के साथ यहां ब्रेक लिखा हुआ है, तो इसके साथ इन चारों में से कौन सा प्रीपोजिशन डालें ताकि एक फ्रेजल वर्ब बन जाए जिसका अर्थ आए अलग हो जाना। तो ब्रेक इन, देखो यहीं लिख देता हूं, वर्ड है ब्रेक इन। ब्रेक इन लिखो या इनटू लिखो, मतलब होता है टू इंटर फोर्सफुल्ली, टू इंटर फोर्सफुल्ली फॉर स्टीलिंग। चोरी वोरी करने के लिए जब किसी घर में जबरदस्ती आप घुसते हैं, जिसे आप हिंदी में कहते हो सेंधमारी करना। ब्रेक इन या इनटू का हिंदी होता है सेंधमारी करना। सेंधमारी, सेंधमारी मतलब चोरी चमारी के लिए जब किसी घर में जबरदस्ती घुसते हो। तो सेंधमारी तो होगा नहीं क्योंकि हमें अलग होने की बात हो रही है। ए गया। ब्रेकअप, ब्रेकअप मतलब to end a relation with person, to end relationship with a person। जब आप किसी व्यक्ति से अपने संबंधों को खत्म कर देते हैं तो उसे ब्रेक अप कहते हैं। अरे कहते हैं कि आज मेरे गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया, आज मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया। ऐसे लगता है जैसे कि ब्रेकअप ना होकर चाय कॉफी है जैसे आज हो गया। आजकल का प्यार मोहब्बत ना बहुत ही टेम्पररी हो गया, क्षणिक हो गया है। पहले होता था कि एक बार नजरें मिल गई तो 7 जन्मों तक एक दूसरे के लिए जान देंगे, सिर्फ तुम मेरी मैं तेरा। अभी है सुबह नजरें मिली, शाम को एक दूसरे के साथ बैठ के इलू इलू गाएंगे और कहेंगे कि हम दोनों सोलमेट हैं, और 3-4 दिन बाद हमारे विचार नहीं मिलते, हमें
अलग हो जाना चाहिए। तो इसी के लिए इंग्लिश में कोटेशन है कि दीज डेज लव इज जस्ट लाइक हैविंग अ कप ऑफ कॉफी टुगेदर। आजकल प्यार मोहब्बत तो सिर्फ एक साथ मिलकर चाय कॉफी पीना है, पिए चाय, खत्म हुआ, टाटा बाय बाय, यही है। इसलिए तो प्रेमानंद महाराज जी ने या किसी ने कह दिया कि लिव इन रिलेशनशिप में जो रहते हैं उन्हें बहुत ही एक अलग शब्द से उन्होंने परिभाषित किया महिलाओं को, कि जो महिला लिव इन रिलेशन में रहती है वो क्या, बहुत ही गंदा शब्द है, बोलने में भी शर्म आ रही है, लेकिन मैं उस महाराज जी के बातों से 100% सहमत हूँ। ये क्या होती है भाई, ठोक पीट के शादी करेंगे, पूरा चेक करके टेस्टिंग करके, ये क्या सामान खरीद रहे हो? हिंदू धर्म की पवित्रता, वो जो मतलब हमारा मौलिकता है, हमारी जो पहचान है, जो हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, उसका क्या होगा? तुम तो अपने आप को जानवरों से भी बदतर बना दिए। जानवर भी ऐसे ही करते हैं, तो हम में और जानवरों में कुछ तो अंतर रखो। आजादी का मतलब नग्नता, अय्याशी और मुंह काला करना नहीं होना चाहिए। तो मैं महाराज जी की बातों से 100% सहमत हूँ। लिव इन में जो महिला रहती है उसे आप वैश्या ही कह सकते हो, जो महाराज जी ने कहा, मैं उसी शब्द को रिपीट कर रहा हूं। ये 100% 100% सही है। चलिए, तो ब्रेक इन या इनटू का अर्थ होता है सेंधमारी करना, चोरी करने के लिए घुसना। ब्रेकअप मतलब किसी व्यक्ति से संबंध खत्म कर देना। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का अर्थ होता है, यही लिख देता हूं अलग कलर से ताकि आपको दिखे, टू स्प्रेड सडनली, अचानक फैल जाना, अचानक फैल जाना। कोई भी चीज, जैसे युद्ध है, बीमारी है, आग है, बाढ़ है, जब अचानक फैलता है तो उसे कहते हैं ब्रेकआउट। तो ये भी नहीं हुआ भाई, ये गया, ये गया। ब्रेक विथ एक बचा हुआ है। ब्रेक विथ का अर्थ होता है अलग हो जाना, सेपरेशन के लिए। व्यक्ति वस्तु किसी से भी अलग होने के लिए आप ब्रेक विथ का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ बात कर रहे हैं नेचर की। इस पूरे पैसेज में प्रकृति की बात हो रही है, प्रकृति माता की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि हमें प्रकृति से अलग हो जाना चाहिए, लेकिन विथ ऑल द डस्ट, जो पूरे जो धूल मिट्टी जो है, जो युगों से जिसने उसे ढक दिया है, तो ढकने को कहते हैं, फ्रेजल वर्ब है कवर अप। कवर अप, कवर अप का अर्थ होता है ढक देना, टू पुट ऑन टॉप ऑफ, टू पुट ऑन टॉप ऑफ, टू कंसील। जब किसी चीज के ऊपर कोई चीज पड़ जाए ताकि वो चीज अब दिखना बंद हो जाए, धूमिल हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि युगों से जो धूल मिट्टी जो उसको पूरी तरह से ढक दिया है, छुपा दिया है, तो कवर अप। कवर अप मतलब ढक देना, छुपा देना। क्योंकि अगर किसी के चेहरे पे धूल मिट्टी पड़ती जाएगी तो क्या होगा, उसका चेहरा तो पूरी तरह से धूल मिट्टी से कवर हो जाएगा, ढक जाएगा। तो जो वर्षों युगों से जो धूल मिट्टी ने प्रकृति के चेहरे को पूरी तरह से, प्रकृति को पूरी तरह से ढक दिया है। एंड देखो, हर है नेचर, हर की नेचर हमेशा ही ध्यान रखना, नेचर फीमेल होता है, महिला के रूप में ट्रीट होती है, और फीमेल के लिए हम शी या फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म हर का प्रयोग करते हैं। नेचर को हम नाउन चैप्टर कहता है कि प्रकृति को हम महिला के रूप में ट्रीट करें, फीमेल के रूप में ट्रीट करें। ठीक है, कुछ नाउन होते हैं जो फीमेल है के रूप में ट्रीट होता है, जैसे नेचर, पिटी, ब्यूटी, मून, शिप, ये सब महिला है। और कुछ होते हैं जिन्हें मेल के रूप में ट्रीट करते हैं, पुरुष के रूप में, जैसे कि विंटर, समर, टाइम, डेथ, थंडर, ये सब चीजें। एंड कवर्ड हर अप, एंड और उसकी अंदरूनी प्रकृति की अंदरूनी सुंदरता को और महत्व को ढक दिया है। द एक्सरसेंसेस, एक्सरसेंसेस का हिंदी हो गया अत्याचार।
अत्याचार, द एक्सरसेंस एंड अबॉर्शंस दैट डैश। अब देखो ये तो रिलेटिव प्रोनाउन से आप बना लोगे, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन से आप चाहें तो बना सकते हो। रूल कहता है कि आप हु लिखो रिलेटिव प्रोनाउन, या रिलेटिव प्रोनाउन विच लिखो, या रिलेटिव प्रोनाउन दैट लिखो। इसके ठीक बाद जो वर्ब आती है वो उसके ठीक पहले जो मेन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चलता है। रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद जो वर्ब आएगी उसके ठीक पहले जो मेन सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग होगा। मतलब वर्ब जो होगा इसी सब्जेक्ट का यहाँ पे वर्ब होगा। तो देख लो भाई, दैट ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, उसके पहले सब्जेक्ट क्या है, एक्सरसेंस एंड अबॉर्शंस। कौन सा नाउन है, एक से अधिक हो गए ना, एंड से वैसे भी प्लुरल है और दोनों ही प्लुरल है तो ये प्लुरल हो गए। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब वो भी प्लुरल होना चाहिए। तो देख लो ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, और जब प्रेजेंट में चल रहा है, देखो यहाँ पे कौन सा टेंस चल रहा है, प्रेजेंट में है। यहाँ पे भी कौन सा टेंस चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। तो ये जो हेड है ये कौन सा टेंस है, पास्ट है, ये भी चलेगा नहीं। तो बच क्या गया, ये प्रेजेंट में भी है, और ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, प्लुरल है। हैव प्लुरल होता है, हैज उसका सिंगुलर होता है, तो इसीलिए इसका आंसर हैव हो गया। दैट हैव ट्विस्टेड एंड पेट्रीफाइड। पेट्रीफाइड मतलब क्या बोलेंगे, हॉरिफाइड, बहुत ज्यादा डरा देना, हॉरिफाइड आतंकित कर देना, बहुत ज्यादा डरा देना। तो जिसने उसके आत्मा तक को भी डरा दिया है। देखो यहाँ हिंट ही हिंट है, अगर आप थोड़ा ध्यान दो, उसकी आत्मा, तो हम बात किसकी करें इस पैसेज में, नेचर की। तो देखो उस नेचर के लिए यहां पर भी हर है, उसी नेचर के लिए यहां पर भी हर है, उसी नेचर के लिए आगे भी हर है, तो फिर यहां पे भी तो हर ही आना चाहिए। ये रहा, बात हो चुका है कि नेचर फीमेल है और उसके लिए प्रोनाउन शी या हर आएगा। तो बार बार आपको देखो 3 जगह हिंट दे चुका है। तो जिसने उसकी आत्मा तो को आतंकित कर दिया है, जिसने प्रकृति की आत्मा को भी डरा दिया है, आतंकित कर दिया है, तो ये रहा। नेचर की बात है तो नेचर फीमेल है, तो उसके लिए प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में या पॉसेसिव केस में या पॉसेसिव एडजेक्टिव हर आएगा। हर स्पिरिट सेट इन रिजिड फ्रेम, अगर सही कहे तो उसके तरक्की को स्टंटेड कर दिया। स्टंट मतलब स्टॉप, रोक दिया है, और प्रकृति की तरक्की को रोक दिया है। वी हैव टू कट अवे दीज एक्सरसेंसेस, हमें इन अत्याचारों से बाहर निकलना होगा और अपने और अफ्रेश द कोड ऑफ दैट, और अपने डैश को वर्तमान समय के अनुसार ढालना पड़ेगा। तो देखो प्रेजेंट है तो उसका अपोजिट आएगा। तो पुरानी किस चीज को लोगे, पुरानी आत्मा को लेंगे, पुराने सिद्धांतों को लेंगे, जहां आधुनिक पुरानी बुद्धिमानी को ही। तो जैसे कि पहले के हमारे पूर्वज थे, वो क्या करते थे, नेचर का यूज करते थे, नेचर से चीजें लेते थे, बट वो रिटर्न भी करते थे। जैसे अगर मान लो एक पेड़ काटना पड़ा तो वो कोशिश करते थे कि वो पेड़ ले जो सूखा हुआ है, ना कि वो पेड़ जो हरा भरा है। लेकिन अगर मजबूरी में हरा भरा पेड़ को काटना पड़ा तो वो क्या करते थे, उसके स्थान पे एक नए पौधे को लगा देते थे। तो वही पुरानी बुद्धिमानी को हमें वर्तमान समय में अडेप्ट करने की जरूरत है। पुरानी बुद्धिमानी को अभी के प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में हमें उसको अपने अनुसार ढालने की जरूरत है। तो उसी को कहेंगे एंशियंट विजडम, पुरानी विजडम मतलब बुद्धिमानी। एंशियंट विजडम and adapt it to our present circumstances. We have to get out of dash ways of thought and living, for which for all the good in them. देखो आज अब इसका हिंदी सुनो, हमें डैश उन सोच और तरीकों से बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे उनमें कितनी भी अच्छाई क्यों ना हो,
लेकिन अब उनका कोई महत्व नहीं था। अच्छाई, तो अच्छाई किस चीज में होगा? बुरे चीजों में या अच्छे चीजों में? अच्छे चीजों में। तो देखो आउटडेटेड मतलब तो ओल्ड हो गया, पुराना, नॉट ऑब्सोलीट जिससे आप कहते हैं। आउटडेटेड का सिनोनिम आपको लिख देता हूं, ऑब्सोलीट। जो आप ऑब्सोलीट, ठीक है। ट्रेडिशनल, सॉरी, इरेशनल, इल मतलब यहाँ पे कुछ रिपीट हो गया है। एक ही शब्द देख लूं मैं, ओरिजिनल कहाँ था। हाँ यहाँ पे ना ये यूजलेस था, इस वाले ऑप्शन में शायद यूजलेस लिखा हुआ था, यहाँ पे यूजलेस था, क्योंकि एक ही शब्द तो दो बार होगा नहीं। अब देखो आउटडेटेड भी नेगेटिव शब्द है। इरेशनल मतलब क्या होता है? इलॉजिकल, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, बेकार, बेतुका। यूजलेस मतलब भी बेकार। आउटडेटेड मतलब भी जो अब यूज में नहीं है। तो ट्रेडिशनल ही एक है जो पॉजिटिव वर्ड है। चार में एक पॉजिटिव वर्ड है और तीन नेगेटिव वर्ड है, चाहे उनमें कितनी भी अच्छाई क्यों ना हो। तो आउटडेटेड चीज में अच्छाई होगी नहीं, इलॉजिकल चीज में अच्छाई होगी नहीं, यूजलेस चीज में अच्छाई नहीं होगी, लेकिन परंपरागत चीजों में अच्छाई हो सकती है। तो हमें उस परंपरागत सोच से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि चाहे भले ही उसमें कितनी भी अच्छाई ना क्यों हो, अब उनका कोई महत्व नहीं है। हमें अपने मानव डैश के उपलब्धियों को खुद से बनाना पड़ेगा। तो देखो मानव जाति वर्ड है, मानव जाति। थोड़ा हिंदी देख लेना, मात्रा मेरा थोड़ा गड़बड़ रहता है, बट फिर भी एक समझने के लिए। मानव जाति को इंग्लिश में दो ही नाम से जानते हैं, या तो बोलो मैनकाइंड या फिर ह्यूमन रेस। मानव जाति को या तो मैनकाइंड कहते हैं या ह्यूमन रेस कहते हैं। और वैसे भी देखो यहाँ ह्यूमन लिख के ब्लैंक दे दिया है 7 नंबर, और अगर आगे आप पढ़ना शुरू करो, फॉरवर्ड रीडिंग, with the exciting of man morning sign today perhaps than in earlier ages, that this has ceased to be governed by the natural boundaries or old division and is common to the race of man। देखो यहाँ ये चीज यहाँ पे होना चाहिए था, वही चीज रिपीट करना है। तो ह्यूमन रेस, अगर ह्यूमन है तो रेस लिखो, मैन लिखा होता तो काइंड लिखते। ह्यूमन रेस, मैन काइंड, दोनों का अर्थ होता है मानव जाति। ह्यूमन रेस यहां पे दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं यहां लिख देता हूं, मैन काइंड, और दूसरा है ह्यूमन रेस। अब तो दिख रहा होगा भाई, हाँ अब दिख रहा है। तो इन दोनों का अर्थ हो गया मानव जाति, तो वहां ह्यूमन लिखा है इसलिए आपको वहां पे रेस लिखना पड़ेगा। और दूसरों के साथ हमें ज्वाइन करना होगा, जो बहुत ही एक्साइटिंग टुडे है, डैश दैट। अब देखो जनरली रूल होता है, रूल समझिए, फील के साथ हम सामान्यतः आईएनजी नहीं लिखते हैं, होप के साथ भी हम सामान्यतः आईएनजी नहीं लिखते हैं, थिंक के साथ भी हम सामान्यतः नॉर्मल केस में तो नहीं लिखते हैं, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं। तो बाकी तो ये तीन चीज में आईएनजी लिखा ही नहीं जा सकता भाई, तो बच गया एक ही रियलाइज, जिसमें हम नॉर्मल आईएनजी लिखते हैं। हाँ थिंक में आईएनजी हो सकती है अगर प्लानिंग की बात हो, फील में आईएनजी हो सकती है यदि नब्ज को परीक्षण की बात हो या अंधेरे में किसी चीज को टटोल टटोल के खोजने की बात हो, बट वहां उसकी बात इस वाक्य में हो नहीं रही। होप में आईएनजी अगर वर्ब है तो कभी भी आईएनजी नहीं आता है। ये हम पढ़ते हैं टेंस में कि कुछ एक क्रियाओं के साथ आप आईएनजी का प्रयोग जनरली नहीं करते। उसमें क्या क्या था? लव, लाइक, सी, हियर, notice, observe, taste, smell, think, appear, resemble, remember, forget, come from, exist, swear, understand, have, बहुत सारे वर्ड है, कहने का अर्थ है, जो आप मेरे नॉर्मल बैचेस में वो पढ़ सकते हैं। तो ठीक है भाई, तो बच गया इकलौता रियलाइज। तो रियलाइज में एनजी होती है।
इस बात को महसूस करना है कि अब ये समस्या देश की सीमाओं से दूर चली गई है और वो मानव जाति के लिए समान है सभी जगह. वी हैव टू रिवाइव द डैश फॉर ट्रूथ. अब देखो, लॉन्गिंग का तो अर्थ होता है लंबे लंबे, वांट समथिंग और समवन वेरी मच. लॉन्गिंग का अर्थ होता है, मैं लिख देता हूं यहां, लॉन्गिंग, वांट someone or something very much. जब किसी व्यक्ति या वस्तु को पाने की आपके अंदर बहुत ज्यादा पागलपन की हद तक जुनून है, इच्छा है, तो उसे हम लॉन्गिंग कहते हैं. जिसे आप हिंदी में कह सकते हो, मैं यहां हिंदी भी लिख देता हूं, इसका हिंदी है तीव्र इच्छा. तीव्र इच्छा. तो यहां पे बहुत तीव्र इच्छा की बात हो नहीं रही है. लस्ट तो होता है नेगेटिव वांट, नेगेटिव, आपका नेगेटिव लॉन्गिंग कह सकते हो, लॉन्गिंग का ही नेगेटिव फीलिंग है. लस्ट मतलब बुरे चीजों के पाने की जो अंदर आपके अंदर बहुत ही ज्यादा इच्छा है. जैसे कि किसी को सत्ता का लस्ट है, किसी को पैसे का लस्ट है, किसी को शराब का लस्ट है. तो जब कुछ बुरे चीजों के पाने की जो आपके अंदर बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा होती है, तो उसे हम लस्ट कहते हैं. तो हम बुरे चीज की तो बात कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ट्रुथ. ट्रुथ तो बुरा चीज होगा नहीं, सुंदरता बुरी चीज होगी नहीं, आजादी बुरी चीज होगी नहीं, तो ये तो हुआ नहीं. तो लॉन्गिंग गया, लस्ट गया. पैसन, बहुत ज्यादा जो आपके अंदर फीलिंग है. पैसन का अर्थ होता है पावरफुल फीलिंग, पावरफुल फीलिंग, जो बहुत ज्यादा मतलब तीव्र आपके अंदर जो भावनाएं हैं. ये भी नहीं, तो बच गया एक लौता डिजायर. तो हमारे अंदर जो सच्चाई, सुंदरता और आजादी के लिए जो इच्छा है, जो जीवन को एक अर्थ देता है और हमारे सोच को नयापन देता है, जो हमारे मानव जाति को पिछले पास्ट की सभ्यताओं से अलग करता है, और उसी आधार पे जो हम अपने फाउंडेशन आधार को बनाते हैं. ओल्ड डैश वी आर. अब देखो भाई, एक एक का अर्थ. सिंस का अर्थ होता है बिकॉज, सिंस मतलब चूंकि. दो मतलब यद्यपि. हिंदी लिख देता हूं ताकि आप लोग को थोड़ा आसानी हो. सिंस का हिंदी होता है चूंकि, दो का हिंदी होता है यद्यपि. यद्यपि. हाउएवर का हिंदी होता है लेकिन, जिसे आप इंग्लिश में बट कहते हो. हाउएवर का सिनोनिम में इंग्लिश में भी लिख देता हूं बट. बिकॉज मतलब चूंकि. तो देखो, कल भी बता रहा था कि जब भी, ध्यान रखना है, जब भी आप स्ट्रॉन्ग रीजन की बात करें, एकदम एक स्ट्रॉन्ग रीजन, या जब आपको एग्जैक्ट रीजन, एग्जैक्ट कारण पता हो, आपका कारण बहुत ही मजबूत है या एग्जैक्ट पता है, तो पहला होता है बिकॉज. और अगर ना रहे बिकॉज, तो आप उसके स्थान पे सिंस का प्रयोग कर सकते हैं. और कल ही आपको बताया था, अगर वीक रीजन है तो वहां पे एज लिखो. क्योंकि ध्यान रखना, अगर मैं एक वर्ड ऐड करके आपको बताऊं, यहां पे देख लो. देखो, वर्ड है बिकॉज, सिंस, एज, ड्यू टू, ओइंग टू. अब अगर ध्यान दोगे तो ये पांचों शब्द का हिंदी तो एक ही होता है, चूंकि. इन पांचों का हिंदी होता है चूंकि. तो क्या सब एक ही है? बिल्कुल नहीं, सबका अपना अपना लॉजिक है. अब देख लो, बिकॉज और सिंस स्ट्रॉन्ग रीजन बताते हैं, स्ट्रॉन्ग या एग्जैक्ट रीजन बताते हैं. लेकिन उसमें बिकॉज पहला है, ना रहे तो सिंस जाइए. एज हमेशा ही कमजोर कारण को बताता है, वीक रीजन. ड्यू टू के बाद हम सामान्यतः
अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग करते हैं। ड्यू टू के बाद हम सामान्यतः अब्स्ट्रैक्ट नाउन को लिखते हैं। ओइंग टू के बाद हम सामान्यतः जरन फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। जरन मतलब V1 प्लस ING। एग्जाम्पल से देखो, क्वेश्चन, मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूं। क्वेश्चन, आई कांट कम डैश, आई एम इल। दूसरा, आई कांट कम डैश, माई मदर में कम। तीसरा, आई कांट कम डैश, माई इलनेस। चौथा, डैश going there, comma, I can't come। अब देख लो, मैं नहीं आ सकता हूं क्योंकि मैं बीमार हूं। तो कोई अगर बीमार है तो वो क्या है? वो एग्जैक्ट रीजन है। वो एग्जैक्ट रीजन है। तो एग्जैक्ट रीजन को बताने के लिए पहला क्या है? बिकॉज। बिकॉज नहीं रहेगा तो सिंस लिख लेना। मैं नहीं आ सकता चूंकि मैं बीमार हूं। दूसरा, मैं नहीं आ सकता क्योंकि चूंकि मेरी माता जी आ सकती है। जैसे ही मैं लिखता तो मैं कम का अर्थ हो गया वो कारण कमजोर है, वीक रीजन है। क्योंकि मैं आ सकती हैं मतलब नहीं भी आ सकती हैं। मैं मतलब यह है कि संभावनाएं कम है, तो वीक रीजन है। तो वीक रीजन है तो यहाँ पे सिर्फ एज आएगा। माई इलनेस, तो इलनेस कौन सा नाउन है भाई? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं नहीं आ सकता मेरी बीमारी के कारण, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ड्यू टू, बीमारी के कारण, ड्यू टू। और यहां पे देख लो आईएनजी फॉर्म मतलब ये हो गया जेरंड। तो जेरंड है तो कर दो यहां पे ओइंग टू। तो सारे का अर्थ चुकी है, बट ध्यान देना है बिकॉज और सिंस एग्जैक्ट रीजन बताते हैं, मजबूत कारण है, एग्जैक्ट कारण है। और बिकॉज ज्यादा अच्छा ना रहे तो सिंस लिखना। एज वीक रीजन बताता है। ड्यू टू के बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरली आता है, और भी है बट जनरल रूल। और ओइंग टू के बाद हम सामान्यतः जेरंड फॉर्म मतलब V1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं। वैसे पांचों का हिंदी एक ही होता है, चूंकि। बट ये क्लोज टेस्ट में पहले जो बाउंसर आते थे ना, टफ क्वेश्चन, उसमें आते थे। इसीलिए मेरा ये क्लोज टेस्ट रखने का एक मकसद था, ताकि आप सभी बच्चों को मैं तैयार कर सकूं। चलिए नेक्स्ट। तो क्या हो गया भाई? ये रहा, हाँ। तो इसीलिए हमें अब पता चल चुका है। अब देखो, ओल्ड डैश वी आर, हम चूंकि बूढ़े हैं। तो कोई बूढ़ा है तो वो क्या एग्जैक्ट रीजन है भाई, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, रीजन एकदम एग्जैक्ट है। और एग्जैक्ट रीजन बताने के लिए बिकॉज आता है। अगर बिकॉज नहीं होता तो सिंस लिखते हैं। हाउएवर का अर्थ बट होता है, और ऑल्दो या दो का अर्थ होता है यद्यपि। वो हमेशा कॉन्ट्रास्ट बताने के काम में आता है। ठीक है भाई? तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब रहा आपका पैसेज, लास्ट पार्ट, पैसेज। चलिए देखते हैं। इनसाइड अ लोकल इटरी, इटरी का अर्थ होता है रेस्टोरेंट, जहां खाना खाने हम लोग जाते हैं, आप लोग। एक लोकल रेस्टोरेंट में एक हाल फिलहाल के रात में आई नोटिस, मैंने ध्यान दिया था कि एक बहुत ही मोटा बूढ़े कलर का डॉट जो चल रहा था काउंटर, जहाँ पे कैश काउंटर या जो काउंटर होता है ना, या जहाँ पे बैठते हैं हम लोग, वहाँ जो रखा रहता है, वहाँ पे चल रहा था। एज इट डक्ड, डक मतलब अपने सर को ऊपर नीचे करना, हिलाना, सर को नीचे करना। जैसे नहीं बाउंसर
बॉलर ने बाउंसर मारा तो हम क्या करते हैं, डक करते हैं, मतलब सर को नीचे करना। तो जैसे उसने अपने सर को नीचे किया, इधर उधर नैपकिन जहां रखा हुआ था इधर उधर किया, तो वहां जो एक दरार जैसी थी मेन्यू के पास, लकड़ी का होगा तो उसमें जो थोड़ा सा खाई जैसे गैप बनी रहती है, उसमें जाके वो छुप गया और वहां पहुंचा जहां पे एक आइस वाटर से एक ग्लास में कुछ पीने वाला ड्रिंक बना के रखा हुआ था, वहां पहुंचा। इट बिकेम क्लियर, यह स्पष्ट हो गया था कि वह कोई सामान्य प्राणी नहीं था, बल्कि वह एक कॉकरोच था, तिलचट्टा। मतलब देख रहे हो कैसे एंट्री करा रहे हैं कि वो कोई सामान्य प्राणी नहीं था बल्कि वो एक तिलचट्टा था। मतलब कितना बड़ा माहौल बना, जैसे कि साउथ के हीरो की फिल्म में एंट्री होती है ना, उड़ के आता है, वैसे ही उस तिलचट्टे को लाया है। द मोस्ट इंड्यूरिंग ऑफ ऑल मैनकाइंड एसोसिएट, इंड्यूरिंग मतलब टिकाऊ, इंड्यूरिंग मतलब टिकाऊ, मानव जाति का, देखो मैनकाइंड मतलब बता चुका, मानव जाति, एसोसिएट मतलब सहायक, साथी। तो मानव जाति के जितने भी साथी सहायक हैं उसमें सबसे ज्यादा जो टिकाऊ है वो है कॉकरोच होता है, क्योंकि कहा जाता है कि कॉकरोच कहीं भी किसी भी कंडीशन में रह के जिंदा रह जाएगा। अगर खाना नहीं है तो मिट्टी खा लेगा, लेकिन वो जिंदा रह जाएगा, तो उसे हल्का मत मान लेना। ऑल्दो माई एपेटाइट, एपेटाइट मतलब हंगर, एपेटाइट का अर्थ होता है भूख, हंगर। यद्यपि मेरा भूख मर गया था, लेकिन वो जो वेट्रेस वहां थी उसे थोड़ा सा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुआ। होना चाहिए ना शर्मिंदगी, कि देखो तुम्हारे रेस्टोरेंट में हम बैठे और यहाँ कॉकरोच उछल कूद मचाया हुआ है, तो उसे देखते ही मेरा भूख मर गया, लेकिन उस वेट्रेस को शर्मिंदगी भी, शर्म भी नहीं महसूस हुआ। बट लेकिन शी डिड बिकम फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन वो परेशान, फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा जरूर हो गई थी जब उसने, अच्छा ये चीज रिपीट हो गया है, मैं हटा देता हूं, मिस प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे है, with a roll of newspaper in hand she took it, ये भी हटा दो, ये भी रिपीट हुआ है। ये हटा दो, ये रिपीट हो गया है, अब ठीक है चलिए। लेकिन वह फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा, एकदम परेशान जरूर हो गई थी जब उसने उस तिलचट्टे को मारने की कोशिश की। कैसे मारने की कोशिश की, उसने एक न्यूज़पेपर को रोल बना लिया, मान लो ये पेज है, इस पेज को मैं ऐसे रोल बना लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड, ऐसे करके मोड़ के, ऐसे करके मोड़ लिया। अब ये जो है एक रोल बन गया, तो ऐसे करके उसने एक पेज को रोल बना लिया और उससे वह, उसने रोल बना के हाथ में रखा और उससे बहुत ही ताकतवर, माइटी मतलब पावरफुल, स्वेट मतलब होता है हिट, मारना, स्वेट मतलब हिट, और माइटी मतलब ताकतवर, पावरफुल। उस पेपर का रोल बना के उसने ताकतवर, बहुत ताकत के साथ उस कॉकरोच को हिट किया और उसके बाद उस पेपर को उस डस्टबिन में फेंक दिया, जैसे मार दिया, फिर उसके बाद ऐसे कि हमने विजेता बन गया, ऐसे करके पेपर को फेंक दिया, आज एक तेल चट्टे को ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है, अ फ्यू सेकेंड्स लेटर, कुछ सेकेंड के बाद, हियर कम्स द कॉकरोच, और ये रहा कॉकरोच, मतलब फिर से वो टैंग टैंग बाहर निकल रहा उस डस्टबिन से, वॉकिंग आउट ऑफ द न्यूज़पेपर रोल, जिस न्यूज़पेपर रोल से मारा था उसी से वो बाहर निकल रहा था। लिटिल स्टन, थोड़ा सा वो हक्का बक्का था कि अबे किसने मारा बे, नहीं बोलते हैं जैसे, लेकिन निस्संदेह, निश्चित तौर पर वो उतना ही प्यासा था जैसा कि हमेशा था, और वो फिर से उस बार नहीं है, ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे इसे मैं कर देता हूं, ये बार नहीं है, बार नहीं है, ये यहाँ पे लिखा हुआ था, ओरिजिनल में मैं लिख देता हूँ क्या था ये वर्ड, ये भी मिस प्रिंट हुआ, यहाँ पे था बार्ड, BARD। बार्ड एक ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है पोएट, मतलब जो व्यक्ति खाने के लिए रेस्टोरेंट में बैठा था वो एक कवि था,
क्योंकि ऐसी बकवास छोटा छोटा कीड़े मकोड़े के बारे में भी इतना बड़ा माहौल बना के लिखने का काम सिर्फ कवि और लेखक ही कर सकते हैं। फिर वो जो तिलचट्टा कॉकरोच था उस कवि की तरफ जाने लगा। तो यहाँ बार नहीं था, बाढ़ था। ठीक है भाई, तो इस कहानी में एक कॉकरोच की बात चल रही है। अब आइए देखते हैं। द फैट ब्राउन डॉट इन पैराग्राफ 1 रिफर्स टू। पैराग्राफ 1 में जो फैट ब्राउन डॉट का है किसके कहा गया है? ऑफ कोर्स भाई, इस कहानी का हीरो, साउथ का सुपरस्टार, हमारा कॉकरोच। तो यहाँ पे तो भाई कॉकरोच, बग मतलब तो खटमल होता है, फ्लाई मतलब मक्खी, वेटर ने फैट ब्राउन डॉट उस कॉकरोच को कहा गया है। नेक्स्ट 17, द राइटर रिस्पॉन्स टू द वेटर। हाँ, ये एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसी में बच्चों जनरली गलती करेंगे। राइटर का जो रिस्पॉन्स था वो वेटरस के रिएक्शन के प्रति कैसा था? क्या वो लेखक गुस्से में था? बिल्कुल नहीं। क्या वो लेखक फ्रस्ट्रेशन में था? बिल्कुल नहीं। देखो, फ्रस्ट्रेशन में कौन थी? फ्रस्ट्रेशन में तो वो वेट्रेस थी, वो वेट्रेस फ्रस्ट्रेट हुई थी, लेखक फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ था। लेखक तो फ्रस्ट्रेट हुआ नहीं, लेखक एजिटेशन मतलब विरोध भी नहीं किया, लेखक को आश्चर्य हुआ था कि देखो कैसी बेशरम है, इसे शर्म भी नहीं आ रहा है कि इसके रेस्टोरेंट में कॉकरोच निकल रहा है और इसे शर्मिंदगी भी नहीं लग रही है। तो लेखक क्या हो गया था? सरप्राइज। इसमें से 50 to 70% स्टूडेंट आंसर देंगे फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वो देखते हैं वो वर्ड तो लिखा है, यहाँ लिखने से नहीं, अब जो सीजीएल में आने की बात है वहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, तो रटने से नहीं चलेगा। लॉजिक देखो, फ्रस्ट्रेट लेखक नहीं हुआ था, वो वेट्रेस हुई थी, क्योंकि उसने कॉकरोच को मारने की कोशिश की, वो मरा नहीं। लेखक को तो आश्चर्य हुआ कि कैसी महिला है ये वेट्रेस, इसके रेस्टोरेंट में कॉकरोच निकला, फिर भी ये मतलब बेशर्मी से देख रही है। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द इंसिडेंट, उस घटना के अंत में वो कॉकरोच क्या था? मर गया था? बिल्कुल नहीं। एलिमिनेटेड मतलब भी डेड होता है, ये भी नहीं। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश, तो घटना के अंत में वो तिलचट्टा बेहोश था? बिल्कुल नहीं। उस घटना के अंत में वो कॉकरोच जिंदा था। एंड हियर कम्स द कॉकरोच, और ये रहा तिलचट्टा, वो उसी मतलब अखबार से रोल से बाहर निकल रहा था, थोड़ा सा हक्का बक्का था लेकिन जिंदा था। तो आंसर डी हो गया। 19, लोकल इटरी का मतलब क्या है भाई? वही रेस्टोरेंट। इटरी का तो मतलब ही रेस्टोरेंट होता है, होटल नहीं, कैंटल नहीं, किचन नहीं, इटरी मतलब रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। ठीक है। द वर्ड क्रिएचर, फ्रेज में जो सेंटेंस में नो ऑर्डिनरी क्रिएचर, तो उस क्रिएचर का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ऑफ कोर्स उस कॉकरोच के लिए। रेप्टाइल तो सरीसृप होते हैं, एलियन मतलब दूसरे देश या दूसरे ग्रह का, ऑर्गेनिज्म मतलब तो जीवाश्म होता है, इंसेक्ट मतलब ही तो कीड़ा मकोड़ा होता है, तो कॉकरोच क्या है? एक तरह का इंसेक्ट ही तो है। तो ये रहा, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। PQRS थोड़ा इजी रखा था, क्लोज टेस्ट थोड़ा सा एडवांस रखा, पैसेज एवरेज रखा। तो ऐसे ही जुड़े रहो, डेली का डेली 1 घंटे का ये क्लास करो, डबल स्पीड में या कम से कम 1.5 स्पीड में रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 घंटे का आप 45 मिनट में कर लोगे, आधे घंटे में अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी, लेवल भी बनेगा। एग्जाम में कोई माइक हलाल पैदा नहीं हुआ कि इस कंप्रिहेंशन के बैच को करने के बाद आपका नंबर काट के दिखा दे। ये झा सर का आपके लिए वादा है। जय हिंद, टेक केयर।